हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फायज़ा सिद्दीकी और आज हम अपने PYQ सीरीज़ में दिसंबर 2022 का पेपर CDP के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। दिस इज़ फॉर लैंग्वेज 1 इंग्लिश एंड लैंग्वेज 2 हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज आर चिल्ड्रन एबल टू पार्टिसिपेट इन गेम्स विद रूल्स, develop their athletic abilities in logical thought process also increases though it is restricted to concrete experiences। ये क्या कह रहा है कि हर चीज़ में बच्चा मैच्योरिटी पे जा रहा है, कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है गेम्स में, एथलेटिक एबिलिटीज़ भी डेवलप कर रहा है, लॉजिकल थॉट्स को अपना रहा है, लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है, उसके जो प्रोसेस हैं, और लेकिन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस से भी रिस्ट्रिक्टेड है, अभी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस तक नहीं पहुंचा है। तो कौन सी स्टेज है जो ऐसी एक्सपीरियंसेस इस किस स्टेज में होंगी? तो देखो, अर्ली में तो होंगी नहीं, क्योंकि बच्चा जो है लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है। लॉजिकल थिंकिंग अर्ली चाइल्डहुड में नहीं होती है, इन्फेंसी में भी नहीं होती है, ठीक है। अब बच्चा हमारा मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में देखो, ये जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस हैं, बच्चा ये भी एक्सपीरियंस करने लगता है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस को फील करने लगे, तो एडोलेसेंस भी कट जाएगा। सो कौन सा बचा? मिडिल चाइल्डहुड। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा असर्शन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? कमिंग ऑफ एज और मिनार्क इज सेलिब्रेटेड इन सर्टेन कल्चर्स while it is kept a secret in other cultures। ये क्या कह रहा है कि कुछ कमिंग ऑफ एज मतलब एडोलेसेंस एज, उस एज पर आके कुछ कल्चर तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और कुछ इस चीज़ को मतलब सीक्रेट रखते हैं। तो ये बात ठीक है, अलग अलग कल्चर्स में वेरी करता है ये प्रोसेस, ठीक है। रीज़न क्या है? चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अनफोल्ड डिफरेंटली फॉर चिल्ड्रन डिपेंडिंग अपॉन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल बात ठीक है कि जो बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं वो अपने कल्चर के हिसाब से अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी कल्चर में किसी अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। ये जो असर्शन कह रहा है कि कहीं कहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है, कहीं कहीं पर सीक्रेट रखा जाता है, तो बात बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ठीक है और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? डेवलपमेंट इस डिसऑर्डरली, नहीं भाई, ऑर्डरली होता है। टोटली अनप्रेडिक्टेबल, नहीं, हम डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे हमारी क्लास में कोई एक बच्चा है वो हमेशा फर्स्ट आता है, तो हम ये एक तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बड़े होके एक अच्छी जॉब हासिल कर लेगा, ठीक है ना। इस तरीके का प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल ही टोटली अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता है डेवलपमेंट। यूनी डायमेंशनल नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो कौन सा टॉपिक, कौन सा आंसर बचा? बस डायनामिक। डेवलपमेंट इज डायनामिक। नेक्स्ट पर आते हैं। द सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। अब देखो, अगर किसी ने मेरे जो सीटेट का पूरा मैराथन है, पूरी प्लेलिस्ट है, अगर वो आपने देखी होगी, तो मैंने सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल दोनों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रटना है कि अगर सिफेलोकॉर्डल है तो मतलब हेड टू टो होगा, और प्रॉक्सिमोडिस्टल है तो सेंटर से पेरीफेरीज की तरफ होगा, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डल मीन्स हेड टू टो, सर से लेके फिर बाद में पूरी बॉडी की तरफ डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन का। अगेन असर्शन क्या कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट्स एंड फिल्म्स एक्सर्ट अ मेजर इन्फ्लुएंस इन डिटर्मिनिंग द एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ हेल्ड बाय एडोलेसेंट्स। बात ठीक है कि बच्चा बहुत प्रभावित होता है कि जो एड्स आ रहे हैं टीवी पर, या फिर जो फिल्म आती हैं, तो जो हीरो को लड़के देखते हैं तो ये सोचते हैं कि हम भी इसी तरीके की शर्ट पहनेंगे तो हम भी यही बन जाएंगे। ये लड़कियां हीरोइंस को देखती हैं तो कहती हैं कि हम भी ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, या हम इसी तरीके का एटीट्यूड दिखाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे माने जाएंगे, या जो भी है, जिस भी तरीके की बहुत सारी अच्छी भी फिल्म्स होती हैं और उनसे भी प्रभावित होते हैं एडोलेसेंट जो होते हैं। लेकिन जो टीनेजर्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जब जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतना इफेक्टेड नहीं होते, और जो मैच्योर हो जाते हैं इंसान वो भी इतना इफेक्टेड नहीं होते। सबसे ज़्यादा जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट से और फिल्म से, मिनी सीरीज से, इन सब से।
मीडिया इज़ अ पावरफुल सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, बिल्कुल बात ठीक है कि मीडिया जो है बहुत पावरफुल सोशलाइजेशन की एजेंसी है। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 6th क्वेश्चन पर। 6 क्या कह रहा है कि रमेश फाइंड्स हिज फ्रेंड्स पेन वेरी फैसिनेटिंग। अच्छा भाई, वो ये कहता है कि उसका जो पेन है उसे बड़ा अच्छा लगता है रमेश को, एंड थिंक्स ऑफ स्टीलिंग इट, बट देन ही डिसाइडेड नॉट टू स्टील बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स विल नो, दे विल नॉट थिंक पॉजिटिव अबाउट हिम। हाँ, वही वाली बात कि वो चुराना तो चाहता है लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं चुरा रहा है क्योंकि उसके माँ बाप अच्छा नहीं समझेंगे इस बात को अगर उन्हें पता चल गया। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, एट विच स्टेज ऑफ मोरालिटी इज़ रमेश। कोलबर्ग ने जो अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसमें डिफरेंट स्टेजेस दी थी और ये कहा गया था कि कौन सी लेवल की मोरालिटी किस स्टेज पे बच्चे की होती है। ठीक है, तो वो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि कोलबर्ग की कौन से लेवल की मोरालिटी रमेश को डिफाइन कर रही है। तो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो कौन सी डिफाइन कर रही है? देखो बहुत आसान सा इसका सवाल है, अगर ये पढ़ा भी नहीं है तब भी आप जो है इसका जवाब पता कर लोगे कि वो बस अपने माँ बाप को ये नहीं दिखाना चाह रहा कि मैंने कोई बुरा काम किया, वो उन्हें इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। वो ये चाहता है कि माँ बाप उसे प्रेस करें, उसे बुरा बच्चा ना समझें। तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेशन का क्वेश्चन है, अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज हिज बिलीव दैट ऑल चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू द सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेजेस इन द सेम मैनर। बात ठीक है कि ये इनकी क्रिटिसिज्म है जीन पियाजे की, उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी और ये कहा था कि सारे बच्चे इसी स्टेजेस के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं। तो ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरी करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर बच्चा एक तरीके से डेवलप नहीं हो सकता। ठीक, रीज़न क्या है? सोशियो कल्चरल फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सही है बात कि जो कल्चर है ना, कल्चर सबका अलग अलग होता है और उस कल्चर की वजह से डेवलपमेंट बच्चों का अलग अलग तरीके से होगा, अलग अलग प्रोसेस से होगा। ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे सेम स्टेजेस से गुजर कर डेवलप करें। ठीक, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। 7 का क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है ये। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं भाई 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? चिल्ड्रंस रीजनिंग इन डैश स्टेज इज लिमिटेड विथ फोकस ऑन वन परसेप्चुअल डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये क्या कह रहा है कि बच्चों की जो रीजनिंग है एक स्टेज की वो बहुत लिमिटेड है ऑन वन परसेप्चुअल डायमेंशन। कि मतलब इसका क्या मतलब है कि बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि वो प्रॉब्लम की बस एक पर्सपेक्टिव देख सकता है। तो वो कौन सी स्टेज होगी जिसमें बच्चा बस एक पर्सपेक्टिव देख सकता है? एनी आइडिया? देखो इसकी क्या होगी? प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल सबसे पहली स्टेज होती है, बच्चा बस एक उसको देखो फॉर्मल कन्वेंशनल तो होगी ही नहीं क्योंकि ये कोई स्टेज ही नहीं है। कन्वेंशनल अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है और फॉर्मल अलग ने दी है। इन 3 की हम बात करेंगे, प्री, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो ये दोनों तो बात की हैं, प्री सबसे फर्स्ट है तो प्री ऑपरेशनल हो जाएगी क्योंकि इसमें साफ साफ ये बता रहे हैं कि बच्चा एक अपनी प्रॉब्लम को बस एक पर्सपेक्टिव से देख रहा है, उसको पूरे अच्छे से समझ भी नहीं पा रहा है। तो ठीक है, तो वो प्री ऑपरेशनल हो जाएगी। नेक्स्ट है 9 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासरूम इम्प्लीकेशन अराइजिंग फ्रॉम लेव वाइगोत्स्कीज थ्योरी। अब लेव वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी दी थी, उसमें वो सोशल की बहुत बात करते हैं कि सोसाइटी बेसिकली हेल्प करती है बच्चे को डेवलप होने में। ठीक है, या ग्रुप में बच्चा अच्छे से सीखता है, कोलैबोरेशन में बच्चा अच्छे से सीखता है। तो ये क्या कह रहे हैं? पहला है टीचर शुड हेल्प द चिल्ड्रन वेरिंग द लेवल एंड अमाउंट ऑफ देयर सपोर्ट।
अब देखो यहाँ पर बात आ गई कि टीचर को हेल्प करनी चाहिए। लेव वाइगोत्स्की ने ये बात कही है कि दूसरे की मदद से बच्चा सीखता है। टीचर शुड इनेबल कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की लेव वाइगोत्स्की बात नहीं करते। टीचर शुड प्रोमोट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स, नहीं, इसकी भी वाइगोत्स्की बात नहीं करते हैं। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ये लर्निंग थ्योरीज़ में है, जो जीन पियाजे ने दी हैं, या फिर जीन पियाजे ने नहीं, जो आइवान पावलोव ने दी हैं अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग में, या जो BF स्किनर ने दी हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो वो कंडीशनिंग की बात आ रही है ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में। ठीक है। टीचर्स शुड फॉर्मुलेट वेज टू इन्हांस द मेमोरी स्ट्रेटजीज। देखो मेमोरी रोट लर्निंग मेमोराइज करने में कोई ज़्यादा ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है शुरू में। हाँ, ये जो टेबल्स वगैरह हैं इन सबको मेमोराइज़ करना पड़ता है, लेकिन ये लॉन्ग हॉल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर कि टीचर शुड हेल्प द चिल्ड्रन वेरिंग द लेवल एंड अमाउंट ऑफ देयर सपोर्ट। मतलब अपनी सपोर्ट को अलग अलग तरीके से बच्चों में बांटना है, सबको स्टैंडर्डाइज्ड वे में सपोर्ट नहीं करनी है। हो सकता है किसी बच्चे को टीचर की ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत हो और किसी बच्चे को कम की सपोर्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट हैज़ प्रपोज द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कोलबर्ग ने ही मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ठीक है। स्किनर ने, मैंने अभी बात करी, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। वाइगोत्स्की ने जो सोसाइटी वाली थी जिसमें सोशल ग्रुप वेयर कोलैबोरेशन ये सब करना होता है, और एल्बर्ट बंडूरा की तो लर्निंग थ्योरी थी। 11th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनेबल चिल्ड्रन टू प्रोग्रेस इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी हो तो बहुत साफ साफ आप बता दोगे कि उनका कंडीशनिंग से कोई लेना देना नहीं है, रिहर्सल पैसे कुछ नहीं। उन्होंने इसके फोल्डिंग टर्म दिया था। इसके फोल्डिंग वो ये कहते हैं कि इसके फोल्डिंग क्या होती है कि हल्का सा पुश देना होता है और फिर पीछे हट जाना होता है, बच्चा फिर खुद ब खुद सीखेगा। फॉर एग्जांपल इसके फोल्डिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जैसे फादर अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाता है, तो थोड़ी देर तो वो साइकिल को पकड़ता है, फिर जब बच्चा चलाने लगता है तो वो साइकिल को छोड़ देता है और बच्चा खुद ब खुद साइकिलिंग करना सीख जाता है। ये क्या है कि वो जो मोर नॉलेजेबल अदर है MKO, उसने हल्का सा पुश दिया बच्चे को, फिर बच्चा खुद ब खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक। तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस क्या होता है, ये इसके फोल्डिंग कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, हाउ गार्डनर क्रिटिक्स द कन्वेंशनल थिंकिंग ऑफ इंटेलिजेंस एज अ फिक्स्ड ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन अमंग हिज 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। देखो हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी और उसमें 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थी। नेचुरलिस्टिक थी, लिंग्विस्टिक थी, म्यूजिकल थी, लेकिन क्रिएटिव इंटेलिजेंस हावर्ड गार्डनर ने नहीं दी थी। ये रोट लर्निंग का क्वेश्चन है। अगर आपने रट ली है कि कौन कौन सी इंटेलिजेंस उन्होंने दी है तो आप बड़े आसानी से कर देंगे। वैसे रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लॉजिकल वे में अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस का बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं। 13th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन। कौन सा ऐसा नीचे चारों में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोमोट करेगा, बढ़ावा देगा क्रिटिकल थिंकिंग पे, उन्हें क्रिटिकली सोचने पर मजबूर करेगा। ठीक है। तो देखते हैं कौन सा है। व्हाट इज़ द सम ऑफ इतना और इतना। तो देखो अगर उसे समेशन करना आता है, ऐड करना आता है, तो वो बस लिख देगा और सम निकाल देगा, इसमें कुछ उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर 2 टेक प्लेस, अगर उसको ईयर याद है तो उसको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट खट से जवाब दे देगा। इन विच ईयर वॉज महात्मा गांधी, एग्जैक्टली अगर महात्मा गांधी का सबको ही पता है तो अगर उसको याद है तो वो फ़ौरन जवाब दे देगा, इसमें कोई क्रिटिकली थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कैन वी चैलेंज प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स, ये जो है इसमें बच्चे को सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि हम कैसे चैलेंज करें जो हमारी सोसाइटी में इतने स्टीरियोटाइप्स बन गए, इतनी प्रेजुडिसेस हैं, तो इसको किस तरीके से एक तरह से क्रिटिसाइज़ करें, उनको समझाएं कि ये गलत है और आगे ना किया जाए। ये पूरा करने पर बच्चे को बड़ा सोचना पड़ेगा। सो 4th वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन असर्शन का है,
टीचर्स शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड प्रोसीजर्स फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो देखो, मैं हमेशा ये कहती हूँ, स्टैंडर्डाइज्ड कभी भी नहीं हो सकता। स्टैंडर्डाइज्ड अगर करिकुलम लिखा है तो वहाँ फ़ौरन फॉल्स है। वो बात सही हो ही नहीं सकती। आप एक लकड़ी से सबको नहीं हाँक सकते। हाँ, वो जो होता है ना, वन रूल फॉर ऑल, वो नहीं चलता है क्लासरूम में, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि सारे बच्चे आपके लेक्चर को या भी जो भी आपका मेथड है पढ़ाने का वो समझ पाएँ। स्टैंडर्डाइज्ड अगर करिकुलम आप लेकर चलोगे तो हो सकता है कोई बच्चा बिलो पॉवर्टी लाइन का बैठा है आपकी क्लास में, और आपके करिकुलम में है कि आपको इस लेवल की भाई बैग लाना है, या इस लेवल का आपको इसी कपड़े का आपको यूनिफॉर्म पहना है। ये स्टैंडर्डाइज तरीका है। या स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई में आप कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जो एक गरीब बच्चा नहीं ला सकता। तो वो आप कैसे कर लोगे? वो गरीब बच्चा तो एम्बेरस फील करेगा और डिस्करेज हो जाएगा। वो हो सकता है वो क्लास भी छोड़ने लगे आगे चल के, ठीक है ना। तो स्टैंडर्डाइज तरीका आपको नहीं अपनाना है एक क्लासरूम के अंदर, क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड बच्चे नहीं हैं, स्टैंडर्डाइज्ड बच्चे नहीं हैं। डिफरेंट तबके के ग्रुप हैं, डिफरेंट तरीके के कास्ट, क्रीड, जेंडर, अलग अलग तरीके का बच्चा बैठा है, ठीक है। तो उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके करिकुलम बनाया जाए तो वो ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली होगा और ज़्यादा एक तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रमोट करेगा। उनको एक्सेप्ट करने पर, मतलब टीचर अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करेगा तो ये बच्चों के लिए फ़ायदा है और बच्चे इससे इनकरेज फील करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज जहाँ पर भी आ जाए वो फ़ौरन फॉल्स बात हो जाएगी। द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ टू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग एवरीवन द सेम बाय डिसमिसिंग डिफरेंसेस। नहीं, आप डिफरेंसेस को डिसमिस नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट करो, उसको प्रोमोट करो, उसको इनकरेज करो, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ बातें गलत हैं। बोथ ए एंड आर फॉल्स। 15th क्वेश्चन है हमारा, टीचर शुड यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड डिस्कस दैट इट इज़ अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट टू promote gender stereotyping, enhance gender discrimination, enhance gender conformity, promote gender equity। तो देखो, promote gender stereotyping तो हो ही नहीं सकता कि आप जेंडर के स्टीरियोटाइप को और प्रमोट कर रहे हो। उसको तो एक तरह से मना करना चाहिए ना कि स्टीरियोटाइप आप नहीं कर सकते जेंडर को, कि लड़की को ये कह दिया कि नहीं लड़कियों का ये काम है, तुम पढ़ने मत जाओ, तुम क्या करोगी पढ़ के जब तुम्हें घर में खाना ही बनाना है। तो ये लड़कों से ये कह दिया कि तुम घर में खाना बनाना क्यों सीख रहे हो, तुम्हें थोड़ी ना खाना बनाना है, तुम्हें तो कमाना है, जाके तुम पढ़ो और कमाना सीखोगे। कमाना कैसा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जेंडर स्टीरियोटाइप हो गए, इसको हम प्रमोट नहीं कर सकते। इन्हांस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नहीं, इस चीज़ को हम जेंडर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये लड़कियां हैं तो तुम पीछे बैठो, लड़के हो तो तुम आगे बैठो। या फिर ये नहीं कह सकते कि भाई लड़के ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं लाते हैं, लड़कियां ज़्यादा अच्छे नंबर लाती हैं, तो लड़कियां तुम लोग आगे बैठो, तुम अच्छे से समझती हो, और लड़कों को तो समझना ही नहीं है तो तुम लोग पीछे बैठ जाओ, ठीक है। तो हम डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकते हैं, इन्हांस जेंडर ये भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, प्रोमोट जेंडर इक्विटी। हम इक्विटी को हमें प्रोमोट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स नीड टू बी फॉलोड टू केटर टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं तो उनको केटर करने के लिए हमें कौन से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहिए। दे शुड बी सेग्रीगेटेड एंड पुट इन सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल बात गलत है कि सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ। सेग्रीगेशन आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, और वो भी बच्चे हैं, उनका भी दिल चाहता है कि वो एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में पढ़ें। तो देखो, कुछ इतनी डिसेबिलिटी होती है कि बच्चा नहीं पढ़ सकता है नॉर्मल स्कूल्स में, लेकिन ज़्यादातर जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो नॉर्मल स्कूल्स में इंक्लूसिव एजुकेशन के क्लासरूम में बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हल्की सी डिसेबिलिटी है तो ये कह दिया कि नहीं इसको स्पेशल स्कूल में डालो, ठीक। दे शुड बी गिवन ओनली वोकेशनल ट्रेनिंग। नहीं, ये बात नहीं है कि सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, आपको हर तरीके से उनको सपोर्ट करना है। दे हैव अ राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स। ये बिल्कुल सही बात है कि उनका भी राइट है इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लासरूम में बैठना और रेगुलर स्कूल्स में जाना। दे डू नॉट नीड एनी एजुकेशन एट ऑल। ये बात गलत है। अगर हल्का सा बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट का है, उसको थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, तो क्या वो दे डोंट हैव द राइट टू एजुकेट दमसेल्व्स? ये बात गलत है। सो थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। ये फोर्थ नहीं है, थर्ड।
थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनेबल अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो देखो कौन सा अकोमोडेशन ऐसा है जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए अच्छा है, ठीक है, जिससे उनको मदद मिलेगी। स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर असेसमेंट, वही वाली बात, स्टैंडर्डाइज्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हो इतने जिसमें इतना डाइवर्स बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम में, तो उसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। रिटन टेस्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो देखो रिटन टेस्ट अगर आप लोगे और फॉर एग्जांपल कोई विजुअली इम्पेयरमेंट का बच्चा है, उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो रिटन टेस्ट में तो उसका बिल्कुल ही बेकार नंबर आएंगे, ठीक। तो रिटन टेस्ट सबके लिए बेहतर नहीं है। टेस्टिंग ऑफ एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस में तो नॉर्मल बच्चा भी सही से वर्क नहीं कर पाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी का कैसे करेगा। प्रोवाइड प्रिफरेंशियल सीटिंग, कि अपनी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उनसे सीट करवाओ, हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी का जो बच्चा है उसको मदद मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। इंक्लूसिव स्कूल्स अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड वैल्यू डाइवर्सिटी, हाँ ठीक है बात ये। आइडेंटिफाई लेबल एंड सेग्रीगेट चिल्ड्रन, सेग्रीगेट जो है एक नेगेटिव टर्म है, सेग्रीगेट कभी भी ठीक नहीं हो सकता। दूसरा है फोकस ऑन यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, वही वाली बात है कि यूनिफॉर्म सबको एक मानना, स्टैंडर्डाइज लेना, तो वो इंक्लूसिव में नहीं हो सकता क्योंकि बहुत डाइवर्स इन्वायरमेंट होता है। फोकस ऑन कल्टिवेटिंग एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी, नहीं आप उनको पिटी नहीं दिखा सकते हैं, आप उनको सपोर्ट करिए। तो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर कि उनको अंडरस्टैंड करिए, एक्सेप्ट करिए उनको और वैल्यू करिए डाइवर्सिटी में। नेक्स्ट आता है 19 पर, एन एसेंशियल एंड टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटीज़, कि क्रिएटिविटी को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है क्रिएटिविटी की कि आप फ़ौरन से ऐसे चुटकी में समझ जाओगे कि हाँ ये बच्चा क्रिएटिव है। कन्वर्जेंट थिंकिंग उसकी अगर होगी, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़ होंगे, प्रीफरेंस फॉर रिपीटिंग टास्क होगा, या सेंट्रेशन इन थॉट होगा। तो देखो रिपीटिंग टास्क में कहाँ से क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है, सेंट्रेशन में भी नहीं आएगी, कन्वर्जेंट में भी नहीं है। क्या ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़, कि उसके आइडियाज़ कितने ओरिजिनल है, उससे पता चलेगा कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन पर आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है। इंक्लूजन प्रोपोजेस स्पेशल स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, नहीं ये बात गलत है। स्पेशल स्कूल्स जो होते हैं उसमें सिर्फ स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन के जो स्कूल्स होते हैं उसमें नॉर्मल बच्चा भी आता है, विद डिसेबिलिटी भी आता है, मतलब कहीं से भी बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल में आकर पढ़ सकता है, उसको कोई मना नहीं करेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है कि इंक्लूडिंग ऑल, किसी को भी हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोसेसेस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आर कनेक्टेड, नहीं एक्सक्लूजन नहीं कनेक्ट होगा इसमें, किसी को भी हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूजन प्रोपोजेस अडेप्टेशन ऑफ करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ओनली, नहीं हर तरीके का बच्चा होगा वहाँ पर, ओनली डिसेबिलिटी का जो बच्चा होता है उनके स्कूल्स को स्पेशल स्कूल्स कहते हैं। इंक्लूजन एम्फेसाइसेस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम ट्रीटिंग ऑल चिल्ड्रन इक्वली, हाँ ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि इंक्लूजन एम्फेसाइजेस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, नहीं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम आप नहीं कर सकते हो इंक्लूसिव एजुकेशन में, करिकुलम आपको डिफ्रेंशिएटेड रखना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज नहीं रख सकते हो। तो कौन सी बात सबसे सही लग रही है यहाँ पे, ये स्टैंडर्डाइज्ड आ गया ये बात गलत है, यहाँ पर डिसेबिलिटी ओनली आ गया ये बात भी गलत है, और स्पेशल स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन आ गया ये बात भी गलत है। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो थोड़ा बेहतर लग रहा है, तो वो क्या है, प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आर कनेक्टेड, के कहीं एक हद तक, मतलब बिल्कुल 100% तो ये नहीं है सही, लेकिन कहीं हद तक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कनेक्टेड हैं, ये सेकंड ऑप्शन बाकी तीन से बेहतर है, तो आप सेकंड वाले को टिक कर देंगे। ट्वेंटी वन क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज इज इलस्ट्रेटिव ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, कि कौन सा ऐसा नीचे ऑप्शन है जो कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम को इलस्ट्रेट कर रहा है। अ क्लास वेयर द टीचर डिक्टेट्स द आंसर्स टू द क्वेश्चंस,
ऑप्शन है हमारे, अ क्लास वेयर द टीचर डिक्टेट्स द आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक। नहीं, ये बस डिक्टेट करा रहा है कि क्या क्या क्वेश्चन है, इनके आंसर हैं, आप जो है डिक्टेट कर लीजिए, तो ये तो बात गलत है। अ क्लास वेयर व्हाट इज टॉट इज डिटर्मिन्ड बाय व्हाट इज टू बी असेस्ड, मतलब बस वो पढ़ाना जो जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, तो ये भी गलत है। अ क्लास वेयर टीचर कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स बाय ऑफरिंग देम अप्रोप्रिएट रिवर्स, नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते बिहेवियर, आपको उनको मोल्ड करना है, ठीक है, आपको सही गलत में अंतर बताना है, ये नहीं कि आप अपनी क्लासरूम को कंट्रोल कर रहे हैं। अ क्लास वेयर द चिल्ड्रन लर्न कोलेबरेटिवली, ये बात बिल्कुल सही है कि सबको मिलके, सब एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, वो क्या होगी, वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम को इलस्ट्रेट करेगी, डिफाइन करेगी, डिटर्मिन करेगी, ठीक। नेक्स्ट 22 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस प्रोमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग कैसे प्रोमोट होगी, डिस्कशन एंड डिस्कवरी। हाँ, डिस्कशन मेथड बहुत अच्छा होता है कि बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कवरी मेथड के कोई आप एक नई चीज़ ढूंढ रहे हैं, किसी चीज़ को आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशनिंग, नहीं, कंडीशन आप नहीं कर सकते हैं, कंडीशनिंग आप नहीं कर सकते हैं, कंडीशनिंग से बच्चा जो है मीनिंगफुल लर्निंग में नहीं जा पाएगा। स्टैंडर्डाइज आप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं। रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सिर्फ रिपीटेड ड्रिल और प्रैक्टिस जो है वो मैथमेटिक्स में काम आती है, ठीक है ना। बहुत सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे या फिर थियोरेटिकल नहीं बल्कि जैसे बायोलॉजी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस से काम नहीं होगा। हर बार मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको आप कितनी बार प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है ना, उसमें तो समझने की ज़रूरत होगी। तो क्या हो जाएगा, डिस्कशन एंड डिस्कवरी वुड प्रोमोट मीनिंगफुल लर्निंग। 23rd क्वेश्चन है, इज अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाधा बनती है, जो बैरियर बनती है। तो हमारे जो ऑप्शंस है वो हैं एनालॉजिकल थिंकिंग, तो ये तो अच्छी बात है, एल्गोरिथम भी अच्छी बात है, ह्यूरिस्टिक या रिस्पॉन्स सेट। तो कौन सा सही है इसमें जवाब, इसमें है रिस्पॉन्स सेट, क्योंकि ह्यूरिस्टिक मतलब ओवरऑल में प्रॉब्लम सॉल्विंग को हिंड्रेंस नहीं बनेगा, हिंड्रेंस कौन सा बनेगा, रिस्पॉन्स सेट। नेक्स्ट चलते हैं 24, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग आर कॉल्ड। अगर आपने पढ़ा हो कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, तो उसको क्या कहते हैं, मेटाकॉग्निशन। ये चीज़ रटने की है, हर बार ज़रूर क्वेश्चन में आती है, तो मेटाकॉग्निशन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली व्हेन दे पार्टिसिपेट इन contextualized activities, mechanical activities, purposeful activities, activities totally controlled and directed by teachers। देखो, टोटली कंट्रोल करोगे, डायरेक्ट करोगे तो उसमें बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। फिर है डी कंटेक्चुअलाइज एक्टिविटीज़ में पढ़ पाएगा, डी में नहीं पढ़ पाएगा, मैकेनिकल में नहीं, पर्पसफुल एक्टिविटीज़, जिस एक्टिविटी का कोई पर्पज़ हो उसमें बच्चे को मज़ा आएगा करने में, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है 26, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन क्या क्या है, टेक प्लेस इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, कैन बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड आफ्टर एन असेसमेंट ऑफ देयर जेनेटिक कंपोजिशन। नहीं, ये बात ज़रूरी नहीं है, क्या पता एग्ज़ाम से पहले कोई बच्चा बीमार पड़ गया हो तो आप उसको अच्छे से असेस नहीं कर पाएंगे। कैन बी फैसिलिटेटेड बाय गिविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। नहीं, पनिशमेंट अगर आप देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, बच्चा कभी भी इससे मोटिवेट नहीं हो सकता, ठीक है ना। इज़ हिंडर्ड बाय देयर डेवलपमेंट। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि इज़ हिंडर्ड बाय देयर डेवलपमेंट। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन कौन सा होता है, 26 का कौन सा हो जाएगा, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 27 असर्शन का क्वेश्चन है, प्रोसेसेस ऑफ डायलॉग एंड डिस्कशन इनेबल चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। हाँ, ठीक है, बात ठीक है कि डिस्कशन अच्छे से करो और डायलॉग डिलीवरी हो तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर्स वो इफेक्टिव बन सकते हैं। लर्निंग इज़ सोशल इन कैरेक्टर, जो लर्निंग है वो उसका क्या नेचर है, वो सोशल है कैरेक्टर में। तो ये क्या है, दोनों बात ठीक है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। 28 पर आते हैं, विच व्यू of learning focuses on intrinsic motivation and emphasizes social interaction for meaningful learning।
कि कौन सा ऐसा व्यू है जो कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन को फोकस करता है और सोशल इंटरेक्शन को एम्फेसाइज करता है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। ठीक है, तो 28 के ऑप्शंस देखते हैं हम पहले क्या क्या है। बिहेवियरिस्टिक व्यू, कॉग्निटिव व्यू, सोशियो कल्चरल व्यू या साइकोसेक्सुअल व्यू। तो देखो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, सोशल इंटरेक्शन, तो कौन सा हो जाएगा, सोशियो कल्चरल व्यू, कि जिसमें सोसाइटी का, कल्चर का कुछ सपोर्ट मिल रही हो, कुछ कंट्रीब्यूशन हो, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। 29 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक जो अंदर से हो, जिसमें हमें खुशी मिले, और एक्सट्रिंसिक जो हम बाहर के फैक्टर्स को देख कर करें, कि रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट या मनी। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाएंगे। इंटरनल फैक्टर जो हम किसी चीज़ को करने में पैशनेट हो या हमें खुशी मिलती हो। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, लर्निंग अ न्यू स्किल आउट ऑफ इंटरेस्ट, क्या हमारा इंटरेस्ट है इसलिए हम सीख रहे हैं। पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज टू विन एन अवार्ड, देखो अवार्ड लेना है तो वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। कंप्लीटिंग होमवर्क टू अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट को अवॉइड करना है, वो भी एक्सटर्नल हो गया। स्टडिंग टू गेट प्रेज ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का प्रेज चाहिए, वो भी एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। ये तीनों एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। और इंट्रिंसिक कौन सा है, कि हम सिर्फ आउट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं, अपनी दिल की खुशी के लिए कर रहे हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस वुड बी अ फैसिलिटेटर इन मीनिंगफुल लर्निंग, कि कौन सा ऐसा इमोशन है जो कि मीनिंगफुल लर्निंग में फैसिलिटेट करेगा, मदद करेगा। टेंशन, टेंशन नहीं करेगा बिल्कुल, और आप उसे पढ़ा नहीं जाएगा। हाई एंग्जाइटी, एंग्जाइटी से भी आप नहीं पढ़ सकते। क्यूरियोसिटी ठीक लग रहा है, और ह्यूमिलिएशन से भी बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। सो क्यूरियोसिटी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू enjoyed my video and learn something today here, and if you did, then you can like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching.